91.2 NIVH हेलोदून पर पेश है दोस्तों एक ब्रांड न्यू शो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद RJ गौरव। क्या है खास इस शो में, तो बता दूं कि इस शो में बात होगी उन महान पर्सनैलिटीज से जो कि अपने इनिशिएटिव से हम जैसे दृष्टि दिव्यांगजनों की जिंदगी में दे रहे हैं आशा और संभावनाओं के पॉजिटिव चेंज। तो सुनना ना भूलिएगा ये प्रोग्राम हर वेंसडे हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और यूट्यूब चैनल 91.2 NIVH हेलोदून पर। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून पर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद RJ गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं गौरव। तो दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं इस शो के अंतर्गत आप सभी से बातचीत करने के लिए एक नई हस्ती से, नए मेहमान से। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा आपके मेहमान से। दोस्तों, आज शो में हमारे जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर TK बंसल सर। ये जो है एक साइंस का इंस्टीट्यूट है इनका विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। तो इसी के बारे में इनसे बात करेंगे कि आखिर कैसे ये इंस्टीट्यूट खुला, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आगे किस तरीके से जो है ये चला। और थोड़ी बात सर के बारे में भी होगी, सर कौन है, क्या है और किस तरीके से इनके जीवन की शुरुआत हुई, क्या करते हैं, वो सब भी आप डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, बातचीत का सिलसिला हम बिना किसी देरी के शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। हेलो, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। जी, अब जो है आगे हम चलेंगे धीरे धीरे अपनी बातचीत में। तो सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। राइट, मेरा नाम डॉक्टर TK बंसल है। वैसे अदरवाइज मेरा नाम तरसेम कुमार बंसल है जी। लेकिन जब से PhD किया तो नाम डॉक्टर TK बंसल हो गया है जी। मैं आई वॉज बोर्न इन 1957 और अभी मैं 65 साल का हूँ। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई के हिसाब से जब चले तो मैंने 1980 में MSc फिजिक्स किया। फिर IIT दिल्ली में आ गया फॉर माई MTech और MTech मैंने फिजिक्स में किया और उसमें क्लास का टॉपर भी रहा हूँ। उसके बाद फिर फिजिक्स में ही IIT दिल्ली से PhD किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में गया, वहाँ मैं पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया। फिर वापस IIT दिल्ली एंड देन आई वाज सिलेक्टेड इन IIT खड़गपुर एज ए सीनियर लेक्चरर। वहाँ जाके मैंने 1990 में ज्वाइन किया। लेकिन मेरी आईसेट अच्छी नहीं थी तो वहाँ पे मेडिकल क्लियरेंस करने में प्रॉब्लम आ रहा था। मेरे को 1980 में पता लग गया था कि मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम है। जी। तो आईसेट धीरे धीरे कम हो रही थी, हालांकि प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो रही थी। जब मैं IIT दिल्ली में भी था तो भी किताब पढ़ने में परेशानी होती थी, बट एनी हाउ बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन आई कुड कीप गोइंग अप। और 1990 में मैंने IIT खड़गपुर में ज्वाइन किया। जी। लेकिन वहाँ से फिर छोड़ के आके हमने अपना दिल्ली में इंस्टीट्यूट शुरू किया क्योंकि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्टों से बहुत लगन था। मतलब आई लव देम लाइक एनीथिंग एक्चुअली। सो मैंने आके यहाँ पे इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसका नाम था बंसल ट्यूटोरियल्स 91 में और IIT JEE के लिए पढ़ाना शुरू किया। हालांकि सबको मालूम था कि मेरी आईसेट अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी द वे आई वॉज यूज टू टीच, जिस तरह से मैं फिजिक्स पढ़ाता था, मैथ्स पढ़ाता था, केमिस्ट्री पढ़ाता था, तो लोगों को उसमें बहुत इंटरेस्ट आया और भगवान की दुआ से इंस्टीट्यूट बहुत चला। हम एक साल में 500-600 बच्चे ले लेते थे, बहुत अच्छा चला। और मैंने इस इंस्टीट्यूट को करीब 28 साल चलाया। 2018 तक मैंने इंस्टीट्यूट को चलाया और 2018 में मैं 60 साल का हो गया था और तब तक मेरी आईसाइट ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। मतलब हैड रियली गॉन ब्लाइंड। तो मेरे बच्चों ने भी बोला कि अब पापा चाहते हैं इंस्टीट्यूट बंद कर दीजिए, हम तो सेटल हो गए हैं, क्योंकि वो मेरे दोनों बेटे, एक 23 साल का और एक 28 साल का हो चुका था। तो मैंने तब अपना इंस्टीट्यूट बंद कर दिया और बंद करने के बाद फिर मैंने ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करना शुरू किया 2018 में। और सबसे पहले मैंने क्या किया कि क्योंकि दिल्ली में, साउथ दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इनसे जाके, हाँ NAP, तो मैंने जाके उनसे मिला और उनसे मिलने के बाद मैंने उनसे बोला कि मैं IIT दिल्ली का प्रोफेसर हूँ फिजिक्स का, तो अगर यहाँ पे कोई बंदा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स समझना चाहता है तो उनको मेरा नंबर दे दो, मैं उनको पढ़ा दूंगा।
तो उन्होंने बोला जी 2 बच्चे हैं हमारे पास, उनको नंबर दे देते हैं। तो एक सौरभ प्रसाद था और एक गौरव शर्मा थे जी। और सौरभ प्रसाद तो NIVH का जी, मैं NIVH किया। मैं वहीं आने वाला था कि सौरभ प्रसाद हमारे एल्यूमिनाई भी रहे, 10th तक उन्होंने पढ़ा। आपके यहाँ का ही है जी। तो जब वो 12th में था उस टाइम, इट वाज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2018, तो उन्होंने उसको नंबर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको टाइम दिया मैंने कहा रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक जी। हर रोज मेरे से जो भी पूछने जाए मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा। तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया क्योंकि दिन में मैं अपना काम करता रहता था, ये वीडियो बनाता था JEE मेन और JEE एडवांस की क्वेश्चंस की जी। विद द स्पेशल एम के जो बोलूं वो सारे लोगों को समझ में आना चाहिए, इंक्लूडिंग द ब्लाइंड स्टूडेंट्स। जी। तो मैंने उसको लेके अबाउट 200 वीडियोस बनाए JEE मेन और एडवांस के लिए, उनको पढ़ाना शुरू किया। फिर सितंबर में जब JEE मेन का फॉर्म निकला तो मैंने बोला कि सौरभ आप ये फॉर्म भरिए। बोला सर मैं तो अगले साल भरूंगा, इस साल तो मैं तैयारी नहीं किया। मैं कहा बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म भरिए, आई हेल्प यू आउट। तो हमने फॉर्म भरवाया उससे भी और गौरव से भी, और जनवरी में उसको साथ लेके गया, एग्जाम दिलवाया, सब कुछ। मतलब आई वॉज रियली डेडिकेटेड कि इस बच्चे को लिया है तो इसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो उस टाइम उसका 65 परसेंटाइल के करीब आया और फिर दोबारा से जब मई में दिया तो उसका 96 परसेंटाइल आया, जिसके बेसिस पर उसको IIIT दिल्ली में एडमिशन मिला कंप्यूटर्स में। हालांकि अब तो सौरभ ने पूरा कर लिया। ऐसे ही जो हमारा स्टूडेंट गौरव शर्मा था उसने भी दिया, बट उसकी थोड़ी रैंक पीछे थी, तो उसने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। लेकिन जिस दिन काउंसलिंग का नंबर आया तो वहाँ पे लोगों ने मना कर दिया कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि हमने जिंदगी में कभी भी किसी ब्लाइंड बच्चे को एडमिशन नहीं दिया है। जी। अब गौरव शर्मा की उसके पेरेंट्स उसके साथ थे तो उनकी हालत खराब की, तो क्या कैसे जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि जब परसों आइए, आज आपसे हम नहीं करेंगे एडमिशन। तो फिर देन ही कॉल्ड मी के सर ऐसे करके हो गया है और यहाँ तो एडमिशन नहीं दे रहे। मैं कहा बेटे वहाँ से हिलेंगे नहीं, आप वहीं रहिए, मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि काफी दूर है रोहिणी, जहाँ पे इंस्टीट्यूट है भवाना रोड पे, और मेरा घर जो है हौस में करीब 1.5 घंटा लगता है गाड़ी में जाने में। तो आई रियली स्टार्टेड इमीडिएटली एंड वेंट देयर, और वहाँ जाके चेयरमैन से मिला, सबसे मिला। मैंने उनसे बोला कि या तो हमें लिख के दीजिए कि आप एडमिशन नहीं देंगे, देन आई विल गो टू कोर्ट, अदरवाइज एडमिशन दीजिए। और मैंने बोला जी आप कौन है, मैं कहा जी मैं IIT का प्रोफेसर हूँ। तो काफी झगड़ा वगड़ा करके फिर एडमिशन मिला। एनी हाउ बट नाउ ही हैज आल्सो क्वालिफाइड, और उसकी अभी ये जो बैंक है हमारा, पहले उसने देहरादून में ही, अभी वो देहरादून में ही है, गौरव शर्मा भी देहरादून में ही है। ही इज वर्किंग इन ए स्टार्टअप एक्चुअली, बट अभी उसको द्वारा से कोर्स जो मिली है, जो सिंघाई, इसका नाम मेरे को याद नहीं, सिंघाई हांगकांग एंड सिंघाई कॉर्पोरेशन बैंक जो है, इसमें मैनेजर की पोस्ट मिल गई है, तो विल बी ज्वाइनिंग देयर। तो उससे मेरे को एनकरेजमेंट मिला, और क्योंकि इनके रिजल्ट आ गए थे तो उसके बाद मैप से भी और लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया। भव्य शाह आया, विघ्नेश आया, देन प्रणाम श्रीवास्तव आया, देन स्पर्श सहगल आया, बहुत सारे बच्चों के साथ कांटेक्ट बना। और मुझे को पता लगा कि इनके पास किताबें ढंग से नहीं है NCERT की, क्योंकि जो किताबें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की चाहिए जिस तरह की, दे डू नॉट हैव द बुक्स दैट कैन रियली टीच देम। और पढ़ाने वाला टीचर तो मिलेगा ही नहीं, तो चलो मैं पढ़ा तो लूंगा बट किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी ना। तो मैंने उनके लिए फिर एक्सेसिबल बुक्स तैयार करना शुरू किया। एक्सेसिबल बुक्स मतलब ई बुक्स आप कह सकते हैं, ऑडियो टेक्स्ट वगैरह से। ऑडियो नहीं है, इट्स ओनली टेक्स्ट बुक है। मैं ऑडियो में विश्वास नहीं करता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि उसका रीजन है, ऑडियो में अगर मैंने कहीं पे वर्ड बोला एक्नॉलेजमेंट, अब एक्नॉलेजमेंट के स्पेलिंग क्या होंगे, या मैंने उसको किस प्रोनाउंसिएशन में बोला तो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को वैसा ही मिलना चाहिए जैसे कि साइटेड बच्चों को किताब मिलती है, जहाँ पे वो सब स्पेलिंग देख सकते हैं, सब वर्ड देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई वर्ड लिखा, कोई भी वर्ड, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अब श्रोडिंगर कैसे लिखेगा बच्चा, उसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या चीज है। अगर वो दोबारा देखना चाहता है तो कैसे देखेगा उसको। और जबकि हम ई बुक्स जो है हमारी, यानी वर्ड फाइल्स या जो भी है, उनमें हम आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। लेकिन उसमें भी मैंने पाया कि जो किताबें हमने बनाई उसमें क्या होता है कि बच्चे जब यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हाथ लगने की वजह से उसमें एरर्स आ जाते हैं, कुछ डिलीट हो जाता है या कुछ नया एडिशन हो जाते हैं, तो वो बाद में परेशानी होती है। स्टूडेंट्स उन्हीं किताबों को आपस में सर्कुलेट करते रहते हैं।
तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, तो मैंने उनको ना किताबों का HTML फॉर्मेट में क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पे डालना शुरू कर दिया। अब उसके लिए आपको सीधे वेबसाइट पे जाइए, चाहे मोबाइल पे, चाहे आप अपने डेस्कटॉप पे, चाहे लैपटॉप पे, और ऑन टू योर जो भी आपके पास डिवाइस है, क्योंकि ऑल डिवाइसेज आर एक्सेसिबल। आप अगर एंड्रॉयड फोन पे है तो आप टॉकबैक यूज कर सकते हैं, अगर आप आईफोन पे है तो वॉइस ओवर यूज कर सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर पे है तो आप जॉज या एनवीडिया यूज कर सकते हैं। तो सब चीज को ऐसा बनाया है कि इट इज मोर इजी, मतलब जैसे कि साइटेड बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी ज्यादा इजी बनाया है। नॉट ओनली दैट कि वो एनसीईआरटी बुक्स बनाई हैं, उनमें मैंने अपना फीडबैक भी दिया है, क्योंकि स्पेलिंग कैसे होनी चाहिए या वर्ड कैसे लिखना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, उसको उस लेवल पे लेके गया हूँ कि बच्चे को पढ़ते हुए कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। और एट द सेम टाइम अगर डिफिकल्टीज है सो दे हैव माई नंबर विद देम एंड दे कैन ऑलवेज कॉल मी कि सर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई तो मैं इसको कैसे करूंगा। तो मैं उनकी उस चैप्टर में जो भी डिफिकल्टीज होती है उनको टेलीफोनिकली सोल्व कर देता हूँ। और इस एफर्ट की वजह से पिछले 4 साल में 7 बच्चों की एडमिशन हुई है इंजीनियरिंग में, जिसमें कि गौरव शर्मा तो और सौरभ प्रसाद तो हुए, देन भव्य शाह, उसका नाम भी सुना होगा, ही इज नाउ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, बॉम्बे से है, और ही वेंट देयर विद 80% स्कॉलरशिप, राइट। उसके बाद विघ्नेश है हमारे पास, देन पिछले साल 2 बच्चों ने एडमिशन लिया, एक स्पर्श सहगल, वो भी नैब से था, राइट, शायद NIVH में भी रहा होगा, आई बिलीव सो, मुझे ऐसा लगता है। और एक लड़का था मोहित आर्य करके, उसने वो सारे बच्चे जो हैं सारे के सारे टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लिए हैं, राइट। और इस बार भी 2 बच्चे गए हैं, एक ने कनाडा में ज्वाइन किया है इंजीनियरिंग के लिए और एक ने VIT पुणे में ज्वाइन किया है। ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र से था, तो महाराष्ट्र में पुणे में एडमिशन लिए। और ये तो साइंस का हो गया, बट देन देयर आर स्टूडेंट जो कि कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए अकाउंट्स की किताबें भी तैयार करी, इकोनॉमिक्स की बुक्स तैयार करी, मैथ्स तो है ही ऑब्वियसली। और जिसको जो समझ में नहीं आता टेलीफोन करके मेरे से पूछिए, क्योंकि सिल्वर लाइनिंग स्कूल है, वहाँ से एक लड़की आई थी श्वेता बंसल करके, उसको वो 11th में उसका इन्फेक्शन हुआ और प्रॉब्लम आई। देन प्रीति मोंगा मैम ने बोला सर इसी को आप पढ़ा सकते, मैं तो नहीं कर सकती कुछ भी, मैं क्या बेटे मैं करूंगा। तो उसको भी 12th पास करवाया और अभी वो BA सेकेंड ईयर में पहुंच गई है। मतलब जिसको जो चाहिए, मेरा एक रूल है कि जिसको जो चाहिए एंड आई विल वर्क फॉर इट। और अभी रिसेंटली आई वेंट टू USA, मैं वहां से केन स्टिक्स लेके आया था, कुछ व्हाइट केन्स, एंड आई फाउंड के वहाँ पे मार्शमैलो रोलिंग टिप चलती है, बट इट इज वेरी कॉस्टली। जैसे मैं एक व्हाइट केन लेके आया जो कि मेरे को 12,000 रुपीज की कॉस्ट करी। जी मालूम। अब 12 और ये एम्बूटेक की केन थी जी, जिसमें मार्शल और रोलिंग टिप लगी हुई है। ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने तो अभी वो भी लिया है, और कैन माई आईज, क्योंकि मेरे पास पैसा है, आई कैन अफोर्ड। लेकिन मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आई वांट कि मेरे बच्चों को सब कुछ मिलना चाहिए। और मेरे 1-2 बच्चे नहीं है, मेरे पास तो 1 करोड़ बच्चे हैं। तो मैं जो भी काम करता हूँ 1 करोड़ बच्चों के लिए काम करता हूँ, क्योंकि एवरी ब्लाइंड स्टूडेंट और एवरी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इज माई चाइल्ड एक्चुअली। इसलिए मैं उनको मतलब ये नहीं मान के चलता कि वो बाहर के हैं, नो दे आर माई चिल्ड्रन। रात हो दिन हो 24x7 मतलब मैं उनके लिए काम करने को तैयार हूँ। और जिसको रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे जो भी पूछना है फोन कीजिए, आई विल आंसर देयर क्वेश्चन। दिन में तो हूँ ही, रात को भी मेरे लिए रात का सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उनके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम भी मैं 2 बच्चों का, एक बच्चा इंदौर से है, अभी वो 12th में आ गया है, 11th में भी पढ़ाया उसको, और एक लड़की जो है हैदराबाद से है, इनको टेलीफोनिकली पढ़ाता हूँ, राइट। क्योंकि कम बच्चे मिलते हैं जो साइंस पढ़ना चाहते हैं। तो जब वहाँ से लौट के आया तो मैंने यहाँ पे आके फिर वो मार्शमैलो टिप डिजाइन करी पूरी की पूरी, उसकी मैंने पूरा डाई बनवाई, उसकी पहले 3D प्रिंटिंग, पहले 3D डिजाइनिंग किया, डिजाइनिंग करके फिर उसकी 3D प्रिंटिंग करी, और प्रिंटिंग करके फिर डाई कटिंग करवाया, डाई कटिंग करके पॉलिशिंग, बहुत सारा कुछ होता है उसमें। और करने के बाद फिर उसको नाइलॉन में बनाया मैंने इसे, एंड और बहुत बढ़िया वॉल बेरिंग लगाई है, सो दैट कि बच्चे को इतना फास्ट रोलिंग होना चाहिए कि अटक के चलेगी, अगर रुक के चलेगी, फ्रिक्शन होगा तो फिर ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन अगर वो फ्री होगी तो इट गोज वेरी इजी। तो अभी तक मैंने करीब 101 बच्चों को ये भेज चुका हूँ, 100 लोगों के पास तो जा चुका है मेरा टिप, एंड इट हैज रियली, पीपल हैव रियली रिसीव्ड इट वेरी वेल एक्चुअली। और यही टिप जो अभी अमेजोन पे मिल रही है, वहाँ पे वो 7,500 रुपए की सिर्फ टिप बेचते हैं। अब 7,500 रुपए की मार्शमैलो टिप आप चेक कर सकते हैं इसको, राइट। इंडिया के बच्चे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे तो 200 रुपए 500 रुपए में नहीं घिर सकते। तो मैंने इसको भी 500 रुपए में देता हूँ, राइट। और वो भी बेसिकली देता क्या हूँ, इसमें
लाइक ए डोनेशन, जी राइट। यू डोंट एक्चुअली, मेरी जो ट्रस्ट है उसका नाम मैंने रखा है ब्लाइंड टू विजनरीज ट्रस्ट, जी राइट। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मैं और मेरे साथ के एक दो लोग और हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, तो हम मिलके सारा काम करते हैं। और वेबसाइट का नाम भी वही है, ब्लाइंड टू विजनरी .org है, और इनको हम वहाँ पे कर रहे हैं और सारे बच्चों को हम केन बना के भेज रहे हैं। बल्कि हमने तो देखो टिप तैयार की है, इस टिप के भी बहुत सारे गुण हैं एक्चुअली। क्या क्या गुण है? एक तो ये मार्शमैलो है, राइट, 1.5 इंच डायमीटर की है, जी और इसमें टिप, इसमें जो ये ना रोलिंग है, बॉल बेरिंग में रोल करती है। जी जैसे कि जो नॉर्मल केन हम यूज करते हैं, आपने भी यूज करी होगी, जी जी उस पे क्या होता है, नीचे एक पेंसिल टिप लगी होती है हाँ जो कि आधा इंच डायमीटर की है, और जनरली हम उसे 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट में यूज करते हैं। जी लेफ्ट में ले जाके टच कराते हैं, राइट में ले जाके टच कराते हैं। लेकिन अगर बीच में कहीं पे डिप्रेशन है या कोई ड्रॉप डाउन है तो हमें पता ही नहीं चलेगा उसके बारे में। मान लीजिए सीढ़ी आ गई, लेफ्ट में भी ठीक हो गया, बट सीढ़ी आई कुछ आए तो हमें पता नहीं चलेगा, एंड वी में हैव डिफिकल्टी, और हम गिर भी सकते हैं उसमें। जी लेकिन अगर हमारी केन लेफ्ट से राइट ड्रैग करके जाए, यानी कि जमीन को टच करते हुए जाए, कांस्टेंट कांटेक्ट बोलते हैं इसे। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ यूजिंग द व्हाइट केन, जी लेकिन एक है 2 पॉइंट कांटेक्ट। तो व्हाइट केन जो पेंसिल टिप वाली है वो जनरली 2 पॉइंट कांटेक्ट में यूज की जाती है, जबकि मार्शमैलो रोलिंग टिप जो है ये कांस्टेंट कांटेक्ट के लिए बनी है। तो आप लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो आपको उठाना नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी बात होगी कि आप ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ी सी ताकत लगाएंगे तो लेफ्ट में जाएगी, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो राइट में चली जाएगी। और जब ये जाएगी तो रोलिंग करती हुई जाती है, जैसे गाड़ी का पहिया रोल करता है, जी ऐसे ही हमारी ये जो टिप है ये भी रोल करते हुए चली जाती है। और रास्ते में जो भी कुछ आएगा, कहीं ब्रेक आ गया, कहीं क्रैक आ गया, तो वो आपको बताएगी कि यहाँ पे, क्योंकि आवाज चेंज हो जाएगी और उसकी वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएगी। मतलब टेक्टाइल फीडबैक जो है आपको उससे पता लग जाएगा कि सड़क कैसी है। मान लीजिए आप अगर ऑफिस में भी है, हाँ जी हाँ बोलिए। मतलब वाइब्रेशन भी है सर उसके अंदर? नहीं, कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है उसके अंदर। हाँ हाँ देखिए, जब आप जैसे गाड़ी में आप जा रहे हैं, गाड़ी के पहिए में तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, लेकिन नीचे सड़क कैसी है, क्या उसकी वजह से आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन आती है कि नहीं आती? हाँ यस सर आती है ना। सड़क अगर स्मूथ होगी तो डिफरेंट आवाज आएगी। जी जी अगर सड़क पे बारिश हुई भी है तो टायरों की आवाज बदल जाती है। जी हाँ, ऐसे स्टिक भी कई बार अलग अलग वॉइसेस देती हैं। हाँ करती है ना। लेकिन वो तो क्योंकि आप सिर्फ एक ही जगह टिप कर रहे हैं, लेकिन ये हम टिप नहीं कर रहे, ये कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट चल रही है इधर से लेफ्ट से राइट। और हमने थोड़ा सा इसके ना, हालांकि वो सड़क पे टच नहीं करते, इसमें भी ग्रूव्स दिए हैं हमने, सो दैट की फ्रिक्शन थोड़ी इंप्रूव हो जाए। नहीं तो क्योंकि रोलिंग नहीं होगी, जैसे गाड़ी के टायर में भी देखा हो ना, ग्रूव्स होंगे आप होते हैं। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसको नाइलॉन में बनाया है, विच इज वेरी वेरी रफ, विच इज वेरी टफ मटेरियल। जी अगर इसके ऊपर गाड़ी का पहिया भी चढ़ जाएगा ना तो ये टूटेगा नहीं। मतलब ये जी अगर इसको 10 फुट की हाइट से भी गिरा दोगे तो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इससे इलास्टिक मटेरियल, इट्स नॉट ए प्लास्टिक मटेरियल। जी और सेकंड बात यह है कि इसको हमने अब हुक स्टाइल में बनाया है। अब ये हुक स्टाइल का क्या फायदा है, जैसे हमारी जो भी व्हाइट केन है होती है, उसकी जो टिप है, अगर वो टूट जाए या कुछ खराब हो जाए तो उसको हम क्या करते हैं कि नीचे खींचते तो इलास्टिक बैंड खोलना पड़ेगा पहले उसका, क्योंकि उस टिप में एक होल हुआ होता है और उसके अंदर इलास्टिक बैंड बंधा हुआ होता है। लेकिन उसको खोलने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब पहले कोई बंदा इलास्टिक बैंड को पकड़े और फिर हम दोनों हाथों से उसको या दांत से पकड़ के कुछ करके गांठ खोलेंगे। तो मेरी इट्स नॉट ए वेरी सिंपल टास्क। लेकिन हमने क्या किया कि अपनी जो केन टिप बनाई है, हमने व्हाइट केन मतलब व्हाइट पेंसिल टिप भी बनाई है और साथ में मार्शमैलो भी बनाई है, और दोनों को हुक स्टाइल बना दिया है। अब आपको गांठ खोलने की जरूरत नहीं है, जैसे आप बाहर निकालेंगे नीचे इलास्टिक बैंड में एक लूप बना रखा है और उसके अंदर अपना ये हुक फंसा दीजिए और आपकी केन तैयार हो गई। अगर दूसरा चेंज करना है फिर बाहर निकालिए, इसको निकाल के दूसरा फंसा दीजिए, आपको गांठ नहीं खोलना कुछ भी, उस लूप के अंदर बिल्कुल सेम है, उसको लगाइए एंड योर केन इज रेडी। नंबर 1। नंबर 2, हमने क्या किया कि उसमें भी क्या किया, अगर आप अपने एक हाथ से इलास्टिक बैंड खींच के रखा और आपने एक टिप निकाल दी, अगर छूट गया बाई चांस तो आपका इलास्टिक बैंड पीछे भाग जाएगा। तो उसके रोकने के लिए हमने पीछे एक स्टॉपर बनाया है। जैसे ही आप अपनी टिप को बाहर खींचेंगे, इनके अंदर से ही स्टॉपर अपने आप से बाहर आ जाएगा और वो आपकी जो इलास्टिक बैंड है उसको ग्रिप कर लेता है। अब आपके दोनों हाथ खाली है, आराम से चेंज कीजिए विदाउट एनी डिफिकल्टी। और जब ये हो जाए थोड़ा सा उसको और बाहर खींचिए, उस स्टॉपर को केन के पैरेलल कीजिए और ये आपके केन के अंदर चली जाएगी और रबर बैंड भी अंदर जाएगा और आपकी टिप बिल्कुल आराम से लग जाएगी। और सड़क पे चलते चलते भी सिर्फ 4 सेकंड में आप अपनी केन टिप बदल सकते हैं। और अभी हम और टिप भी बना रहे हैं जो कि रोलिंग बॉल होगी, जो कि 2.5 इंच की है। क्योंकि देखिए सड़क पे सब जगह पे जो टेरेन है वो बदलता रहता है। कहीं पे सड़क बड़ी अच्छी होगी, जैसे ऑफिस में है स्मूथ सा
सरफेस है, वहाँ तो अगर आप नॉर्मल पेंसिल टिप भी घिसा के चलोगे तो आवाज तो जरूर करेगी, लेकिन फंसेगी तो नहीं ना। लेकिन अगर कारपेट आ गया तो रुक जाएगी वहाँ पे, जबकि जो मार्शमैलो रोलर टिप है वो उस पर चढ़ जाएगी। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ से कौन सा सरफेस आया। मैं आपको अभी भी आवाज सुना सकता हूँ। देखिए मैं आपको इस टिप को ना यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरह के सरफेस पे किस तरह की आवाज करता है ये। जी अभी मेरे हाथ में ये रोलर बॉल है, बड़ी वाली है। सो देयर इज अ टिप। देखिए मेरे हाथ में भी है, सिर्फ टिप है, राइट। मैं इसको अगर इसके आपके लैपटॉप के ऊपर चला रहा हूँ, हाँ, ये थोड़ी जो आवाज कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि लैपटॉप के ऊपर एम्बलम बना हुआ है, जी जो कि थोड़ा सा डिप्रेशन में है। तो जब भी उस डिप्रेशन पे जा रहा है तो मेरे को मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे कुछ डिप्रेशन है। दोस्तों क्योंकि ये इंटरव्यू फोन इन है, हम कॉलिंग पे सर से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस दिखे, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जिस तरीके से सर समझा रहे हैं और चीजों को बता रहे हैं, और थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, लेकिन इसको महसूस करना, समझना, जितने भी लोग सुनेंगे इसको अच्छे तरीके से। जी सर, कंटिन्यू। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मेरा ये भी ग्लास है, थोड़ी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ज्यादा जोर के दबाऊंगा जिससे आवाज अच्छी आए। जी देखिए ये मेरा शीशा है, मैं इसको शीशे पे चला रहा हूँ अभी। शीशे पे आवाज आ रही है आपको? ये बिल्कुल हल्के हल्के कुछ साउंड है, थोड़ी बहुत कुछ आवाज आई आपको? जी। अरे लेकिन अभी मेरा शीशा जो है ना 2 पार्ट्स में है। जब ये शीशे में एक शीशे से दूसरे शीशे, देखिए जी आवाज सुनाई दी आपको? देखिए ये करीब 3 mm का, ये 4 mm का गैप है दोनों शीशों के अंदर। तो जैसे इस गैप के ऊपर से क्रॉस करती है, या सड़क पे अगर आपके कमरे के अंदर टाइल्स लगी हुई हैं तो भी ये फर्क पड़ेगा। अब इसी को अगर मैं अपने वुडन फ्लोर के ऊपर, अगर लकड़ी के फ्लोर पे चलाऊंगा, देखिए आवाज फर्क पड़ेगी। जी तो ये आवाज भी फर्क पड़ती है। तो यानी कि इस आवाज से या वाइब्रेशन से के मेक आउट, अगर मैं इसको लकड़ी के पत्थर के स्टोन फ्लोर पे चला रहा हूँ तो आवाज डिफरेंट आ रही है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ द टिप विद द यानी मार्शमैलो विद द ग्राउंड, इट रियली मेक्स डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज सिर्फ इंटरेक्शन की बात है। लेकिन अगर मैं सिर्फ टक टक करके चलूं तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि भाई शीशा है या कांच है या क्या है। लेकिन बीच में कहाँ पे जाके चेंज हुआ ये भी नहीं मालूम पड़ता। लेकिन इसमें मेरे को सब कुछ मालूम पड़ेगा। अगर कहीं पे डिप्रेशन आया तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये डिप्रेशन आ गया, राइट। तो इसका ये एडवांटेज। और सेकंड क्या है कि ये घिसेगी नहीं। क्यों नहीं घिसेगी? क्योंकि ये रोलिंग है। जैसे गाड़ी के टायर जो है जब चलाते हैं तो इतना, हालांकि टायर बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन भी 50-60 हजार किलोमीटर चलने के बाद ही हमें टायर चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम टायर को ब्रेक लगा लगा के चले, स्किड कर करके चलेगा तो टायर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि स्किडिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन आती है जो कि टायर को घिसा देती है। लेकिन जब रोलिंग होती है तो घिसाई नहीं होती और ताकत भी कम लगानी पड़ती है। मतलब मैं बिल्कुल, आप एक उंगली से, जैसे हम कहते हैं ना इंडेक्स फिंगर ग्रिप, आपने सुना होगा व्हाइट के जब हम यूज करते हैं तो 3 तरह की ग्रिप्स होती है। एक तो थंब ग्रिप होती है, एक इंडेक्स फिंगर ग्रिप होती है और एक पेंसिल ग्रिप होती है। तो अगर मैं सिर्फ इंडेक्स फिंगर से भी इसको जरा सा धक्का मारूंगा, इट गोज, मतलब आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए आपकी कलाई भी नहीं दुखेगी क्योंकि आपको ताकत नहीं लगानी पड़ रही। तो इट इज ए वेरी गुड सब्स्टिट्यूट। और विदेशों में तो सिर्फ लोग यही यूज करते हैं। लेकिन फिर भी हमने क्या किया है कि आपको, क्योंकि हम सब लोगों को पेंसिल टिप यूज करने की आदत है, तो हमने उसी के साथ नाइलॉन की ही पेंसिल टिप भी बनाई है, सो दैट जब चाहे हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इसका एक फायदा और भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आई एम गोइंग टू डेवलप मोर टिप्स, जैसे स्फेरिकल बॉल जो कि 2.5 इंच की होगी। तो आप जहाँ पे ज्यादा गड्ढे हैं, थोड़ी रफ सड़क है, उस पे भी वो अच्छे से नेविगेट कर लेगी, उसमें फंसेगी नहीं आपकी, राइट। हालांकि बहुत सारी जगह पे लोग आजकल ओमनी सेंस स्कीम यूज करने लगे हैं, जो कि लेफ्ट राइट, आगे पीछे, साइड वाइज कहाँ भी जा सकती है। लेकिन वो तो बहुत महंगी पड़ती है, राइट। मेरे पास वो है, लेकिन मैं उसको भी यहाँ पे बनाऊंगा सो दैट कि हमें मिल सके। लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी की ये मार्शमैलो टिप है और रोलिंग बॉल टिप है, राइट। हालांकि रोलिंग बॉल टिप में थोड़ा डिसएडवांटेज है कि थोड़ा वजन बढ़ जाता है, उसको 2 पॉइंट में यूज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो मार्शमैलो है इसको हम 2 पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े, क्योंकि सिर्फ 40 ग्राम की टोटल टिप है ये, राइट। केन के साथ लगा के, जैसे केन जो हम ये 5 फोल्ड वाली देते हैं, ये 140 ग्राम की है और 40 ग्राम आपकी टिप का ऐड हो गया, लेकिन पेंसिल टिप का कम हो जाएगा। तो अब ऐसा समझे कि अबाउट 30 ग्राम
ग्राम्स आपका एडिशनल वेट ऐड होता है, विच इज नॉट, और हैंडलिंग भी बहुत आसान है इसकी। जी जी, तो बहुत अच्छा सर आपका ये डिवाइस है और ये केन है, हालांकि काफी लंबा भी हो जाता, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीज थी ये, बढ़िया केन थी, इसलिए मैंने जानकारी को इसमें लिया। लेकिन बहुत लंबा करना हमारे लिए भी ठीक नहीं है, और देखिए क्योंकि प्रोग्राम भी थोड़ा सा अपने हिसाब से अपना टाइम से जो है आगे पीछे हो रहा था, और विषय भी एक तरीके से हम कह सकते हैं इधर उधर हो रहा था। लेकिन आपने कभी मार्शमेलो टिप यूज किया है? नहीं सर, अभी तो मतलब इसका मालूम ही हुआ है ना। देखिए, अगर आप कभी कहेंगे तो मैं देहरादून आके लोगों को दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली में ही तो हूँ मैं, इतना कोई बहुत दूर नहीं है जी। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हो तो वी कैन कम। एंड हालांकि देहरादून में मैंने 2 बच्चों को भेज चुका हूँ। एक आपके यहाँ पे आकाश सिंगला, जी जी, हमारे मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं वो, और वहाँ पे तो आकाश सिंगला के पास ये केन जा चुकी है जी, राइट। और एक गौरव शर्मा भी, क्योंकि आजकल वहीं पे देहरादून में ही है, तो उसके पास भी जा चुकी है जी। राइट। और अगर आप भी कहेंगे तो मैं आपके पास भी भेज दूंगा, यू कैन ऑल्सो। हालांकि आकाश सिंगला के पास तो है ही। जी जी, तो काफी अच्छा सर आपका डिवाइस है, ये केन है, और यूज करेंगे तो लोगों को काफी पसंद भी आएगी। बहरहाल हाँ, हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस जल्दी मैं जैसा भी समय के अनुसार पुटअप करता हूँ आपसे। अब वैसे सर आप तो क्योंकि पूरा साइंस से और इन सभी चीजों से अटैच रहे, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, पर्सनल भी कुछ चीजें होती हैं, तो आपकी अपनी हॉबीज और शौक क्या क्या रहे? मेरी हॉबी साइंस ही है सिर्फ जी। आई लव फिजिक्स, आई डाई फॉर फिजिक्स, आई ईट फिजिक्स, आई स्लीप फिजिक्स। जी। और शौकिया तौर पर आप क्या क्या करते हैं? शौकिया तौर पर गाना गाता हूँ। हाँ। गाना गाता हूँ और बस मेडिटेशन करता हूँ, भगवान का ध्यान लगाता हूँ, और बस साइंस का काम करता हूँ, पूरी किताबें बनाता हूँ। जब भी टाइम मिलता है मेरे को, जब भी लगता है कि टाइम है एंड आई कैन डू समथिंग, तो मैं बैठ के जो किताबें हैं एनसीईआरटी की उनको ठीक करता हूँ राइट। सो दैट अभी भी जैसे आपका फोन आया तो मैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स के क्लास चैप्टर 1 जो है उसको ठीक करके डाल रहा हूँ, और पूरा कर दिया है जी। तो उसको एक एक लाइन को मैं कम से कम 10 बार पढ़ता हूँ, सो दैट कि कहीं कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। पूरी हेडिंग्स है, पूरी डायग्राम्स हैं, पूरी इक्वेशंस हैं जी, और पूरी डायग्राम्स को डिस्क्राइब करता हूँ, सो दैट कि बच्चा जब पढ़े तो उसको किसी भी साइटेड बंदे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे क्योंकि हर एक फिगर के ऊपर उसका ऑल्ट टैग लगाया जाता है राइट, और डिस्क्रिप्टिव ऑल्ट टैग है। जैसे अभी हम कर रहे थे कि कोई डायग्राम दी हुई है सिटी का जहाँ बस टूर है कि ए से बी गए तो इतना डिस्टेंस है, बी से सी इतना डिस्टेंस है, तो पूरा जैसे ही आपका जाएगा कर्सर वहाँ पे तो वो पूरा पढ़ के सुनाएगा कि दिस इमेज इज ए मैप ऑफ ए बस ट्रिप, जिसमें के ए से बी का डिस्टेंस इतने हैं, बी से सी का डिस्टेंस इतने हैं, और जब पूरी हो जाएगी फिर लिखता हूँ कि डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर टी.के. बंसल। जी। तो सर अब मतलब क्या है कि आपने इतनी सब चीजों के बारे में बताया, और लोग ऐसे बहुत कम मिलते हैं कि जो हमारी जनता को इतना सब कुछ बताने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी गाने या पोएम्स जैसे भी है उसके रूप में दे सकें। आपने बताया आप गाना गाते हैं, तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एक गाना आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई बढ़िया सा गाना यहाँ पर आप सुनाएं। फिर गाना सुनाओ। देखिए, एक सुंदर सा गाना सुनना चाहते हैं कि थोड़ा सैड वाला? क्योंकि मेरी जिंदगी आपने पूछा कि मेरी जिंदगी क्या है राइट। तो मेरी जिंदगी जो है, देखिए 2 तरह की लोग हैं। एक तो जो साइटेड लोग हैं उनको मैं एक कैटेगरी में मानता हूँ, और जो लोग चले गए ऊपर दुनिया के पास वो आसमान के हो गए, भगवान के हो गए। लेकिन मैं ना इस कैटेगरी में आता हूँ ना उस कैटेगरी में आता हूँ राइट। तो मैं आपको गाना सुना रहा हूँ। ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। ये तो थोड़ा मेरी कहानी अपनी होगी जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ जी। लेकिन अदरवाइज अच्छा गाना सुनाता हूँ। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए
उन्हें हम ठुकराए, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, हमको डर है कि ये तौहीन मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी। बहुत बढ़िया गाना बहुत सारे गाने आपने गाया हमारे श्रोताओं के लिए। एक नहीं बल्कि 2 गाने आपने यहाँ पर जो है सुनाए। अब हम वापस बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में आगे के सवालों की तरफ। तो सर बहरहाल तो जो इंस्टीट्यूट आपने शुरू किया, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उस इंस्टीट्यूट की शुरुआत, साइंस इंस्टीट्यूट की शुरुआत किस तरीके से हुई, उसकी क्या मैंने आपको बताया कि देखिए होता क्या है, मैंने जो हमारा इंस्टीट्यूट में ना कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने नहीं आते हैं जी, क्योंकि मैं जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको टेलीफोनिकली ही पढ़ा देता हूँ। उसका रीजन है क्योंकि स्टूडेंट्स भी ब्लाइंड हैं और मैं भी ब्लाइंड हूँ, तो ना तो मैंने कुछ करके उनको दिखाना है ना उन्होंने मेरे से कुछ देखना है, तो मैं उनको वर्बली ही सारा कुछ विजुअलाइज करवाता हूँ। मतलब आपने उनके हाथों, जैसे लैंडलाइन मैंने इसी चक्कर में लगाया कि लैंडलाइन में उस पर, क्योंकि नहीं तो मोबाइल फोन से प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, उसमें सिग्नल बहुत अच्छे नहीं आते, तो लैंडलाइन से बात करता हूँ तो इजी हो जाता है, राइट। तो उनको पूरे का पूरा सब्जेक्ट जो है बहुत विजुअलाइज करा देता हूँ। और सेकंड चीज और भी है, क्योंकि मेरी सब्जेक्ट पे इतनी मास्टरी है कि मैं जो चैप्टर उनको एक बार पढ़ा दूंगा, उनको कुछ नोट्स नहीं देता, कोई नोट्स नहीं है, सिर्फ चैप्टर पढ़ाता हूँ कि इसको ऐसे समझना है, ऐसे समझना है, तो एक बार समझा दिया तो जिंदगी भर वो भूलेगा नहीं उनको। मतलब उनको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है उस चैप्टर को। मतलब लोगों कहते हैं जी फिजिक्स बड़ी मुश्किल है, जी मैथ्स बड़ी मुश्किल है। अरे मुश्किल कहाँ है भाई, अगर मुश्किल होती तो फिर मैं कैसे करता। जी, आप बंसल सर जैसे सर रहेंगे तो फिर तो किसी के लिए कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है ही नहीं, मुश्किल है ही नहीं, मतलब सबसे आसान है। देखिए साइंस के सब्जेक्ट्स की, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरे हिस्ट्री का टीचर होता तो मेरे को तो मुगल हिस्ट्री और इसकी हिस्ट्री याद रहती नहीं, मेरे को याद नहीं होता कुछ भी एक्चुअली ना। मेरे को ये जो इलॉजिकल चीजें वो याद नहीं हो पाती, उनको रटना पड़ता है। आज मैंने रट लिया, कल को फिर दोबारा बताना है तो मेरे को फिर पढ़ना पड़ेगा। मेरे को बचपन से लेके अभी तक कभी याद नहीं हुआ कि भैया अकबर का बेटा, वो तो अब समझ में आ गया कि भैया हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर, जहां का बेटा शाह, लेकिन वो कब आए थे, कब चले गए, कब मरे, कब पैदा हुए, मैं कितना याद करूंगा उनको, और करने से होगा भी क्या मेरे को। लेकिन जबकि फिजिक्स जो है, मैंने बताया ना कि एक बार आपने सुन ली तो जिंदगी भर के लिए याद हो गई, क्योंकि वो लॉजिकल है, वो लॉजिकल है। और जो चीज लॉजिकल है, राइट, जैसे 2+2 है, 2+2 4 होता है। अब आप चाहे सोते में भी आपसे कोई पूछेगा तो क्या उसको 5 कह दोगे आप? नहीं। कि 3 या 3 कह दोगे? नहीं कह सकते। और सेकंड चीज इसकी ब्यूटी ये है कि चाहे आप कहें, चाहे मैं कहूँ, चाहे कोई और कहे, जो है सो है। इसके अंदर एब्सोल्यूट ट्रूथ चलता है, इसमें कोई गलत उल्टा जी मैंने हिस्ट्री को चेंज करके बढ़ा दिया, मैंने उसके ज्यादा महिमा मंडल कर दिया, मैंने उसको डिप्रेशन में दे दिया, कि नो किसी को पढ़ा दिया, किसी, ऐसा नहीं होता। साइंस में साइंस है, जो भी पढ़ाएगा 2+2 4 ही पढ़ाएगा, 5 नहीं पढ़ाता। तो इसलिए दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो जो साइंसेज हैं, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दीज आर नेचुरल सब्जेक्ट। ये ना, मतलब ये कोई साइंस नहीं है। बेसिकली साइंस क्या है? नेचर जो चारों तरफ आपके हो रहा है वो कैसे होता है, किस तरह से होता है। और मैं ही कहता हूँ कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ सब्जेक्ट है। तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि भगवान ने इसको कैसे किया है, क्योंकि मैं बदल तो सकता नहीं। न्यूटन ने लॉ दिया, मान लीजिए न्यूटन ने लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने पढ़ा कभी ये? तो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसमें उसने कोई वैल्यू दी कि F = G(m1m2) / r²। अब अगर न्यूटन उसके पिताजी भी चाहें कि इसको चेंज कर दे, वो बदल नहीं सकते, उन्होंने लॉ दिया नहीं है। ही ओनली ऑब्जर्व्ड के नेचर में कैसे होता है, और ये लॉ बन गया है ना। उन्होंने ऑब्जर्व किया और लॉ ऐसे था, और ये लॉ ऐसे ही रहने वाला है। अगर कोई ये नहीं कि न्यूटन ने लॉ बना दिया, न्यूटन ने लॉ नहीं बनाया, ही ओनली डिस्कवर्ड इट। मैंने कोई लॉ बना दिया, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कोई लॉ नहीं दिया, मैंने भी लॉ दिए हैं। अब जो लॉ मैंने दे दिया वो वैसा ही रहने वाला है। जैसे फ्रिक्शन को बहुत से लोग कुछ भी पढ़ाते हैं। अब डॉक्टर टी.के. बंसल कहता है कि फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, रादर इट अपोजेज द कॉज कॉजिंग इट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम साइकिल चलाते हैं, आपने कभी साइकिल चलाई? हाँ, यूज की होगी ना। तो दोनों, जब हम पेडलिंग करते हैं, दोनों पहिए आगे की तरफ जाते हैं और दोनों पहिए एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। तो अगर फ्रिक्शन का लॉ जैसा हम पढ़ाया जाता है बचपन में से लेके अब तक, तो दोनों पहियों में फ्रिक्शन एक ही तरफ को होती। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन आगे को लगती है और आगे वाले में पीछे को लगती है। सुना कभी आपने ऐसा? लगता है कैसे होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा ही है ये। जब आप कुर्सी से खड़े
होते हैं, अगर आप फिजिक्स नहीं जानते तो खड़े नहीं हो सकते, तो होते हैं। इसका मतलब आपको फिजिक्स तो आती है और सबको आती है, कुत्ते को भी आती है, बिल्ली को भी आती है, चिड़िया को भी आती है, सबको आती है, क्योंकि जो नेचुरली हो रहा है वो सब फिजिक्स है ना, वही सब केमिस्ट्री है। तो जो भी काम हम करते हैं वो है और वही साइंस है जी। तो सर अब ये इंस्टीट्यूट कैसे और किस तरीके से, मतलब आपने, क्योंकि जब अभी तो 2018 से पहले जो आपने इंस्टीट्यूट खोला था उसका क्या था, कैसे शुरू हुआ और क्या कहानी थी वो बताइए। मैंने बताया कि खड़गपुर से मैंने छोड़ा, राइट। पहले हमने कोशिश करी, तब लगा कि छोड़ना तो है यहाँ से, और वैसे भी दिल्ली से बहुत दूर था और वो थोड़ा दिया, और हमें लगा कि अगर यहाँ देखो एक तो नया जगह है, राइट, हम दिल्ली के वाले थे और वहाँ पे बंगाली कल्चर ज्यादा चलता था, तो मैंने सोचा कि नई जगह पे आके और विद दिस काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम, यहाँ पे तो कठिन हो जाएगा और बच्चों के लिए भी पढ़ाई का ज्यादा साधन नहीं था। 1990 में जब मैं खड़गपुर गया था, उस टाइम पर्सनल कंप्यूटर का बहुत फैशन चला था, सब लोग कंप्यूटर सीखना चाहते थे और बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर खुले थे। NIIT तो उनमें से एक है, लेकिन क्या बताऊं, अपट्रॉन कंप्यूटर्स और LCC कंप्यूटर्स, और अब तो सारे बंद हो गए हैं ये, अपट्रॉन कंप्यूटर्स, बहुत सारे नाम बता सकता हूँ। तो हमने सोचा हम भी कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं, तो हमने कलकत्ता जाके कई सेंटरों में सर्वे की, बट देन वी फाउंड कि इसमें ना जो सब दुनिया कर रही है उसमें करने का कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि हम अपने बच्चों को, हम स्टूडेंट्स को लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाना शुरू करते हैं और उनको IIT की तैयारी करवाते हैं। तो 91 में मैंने खुद ही शुरू किया। सबसे पहले हमने फिजिक्स पढ़ानी शुरू की 91 में, फिर 92 में इस वाइफ ने भी ज्वाइन किया मेरे को। शी इज आल्सो PhD इन फिजिक्स फ्रॉम IIT दिल्ली, बट दोनों फिजिक्स के ही पढ़ाएंगे तो गर्व हो जाएगी। तो शी टुक अप मैथमेटिक्स। हमने 2 साल तक फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाया। फिर 94 में बच्चों ने बोला कि भाई, स्टूडेंट जो आते थे कि जी 2 सब्जेक्ट तो हो गया, अब केमिस्ट्री भी शुरू करी जाए। तो फिर हमने केमिस्ट्री भी पढ़ानी शुरू करी। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स मैं पढ़ाता था और मैथ्स मेरी वाइफ पढ़ाती थी। 91, 90 से शुरू किया, 96, 97 तक आते आते बहुत अच्छा हो गया था और बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स भी आ गए थे। तो वर्ड ऑफ माउथ बच्चे आते थे, थोड़े बच्चे लेते थे, वी आर यूज्ड टू टेक फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे 50, 60, 70, 80 बच्चे लिए, और 50-60 में से अगर हमने 50-60 बच्चे लिए तो 30 की सिलेक्शन तो करा लेते थे, क्योंकि रिजल्ट वाज यूज्ड टू वेरी हाई। तो फिर बच्चे बढ़ते गए। 2003-04 तक आते आते हमारे पास 300 बच्चे होने शुरू हो गए, राइट। तो किस लिए चलता गया बहुत, और हमने स्टडी मटेरियल भी बनाया, सारे बच्चों को हम अपना बनाया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो जिसको चाहिए उनको वो मिलेगा। डिसिप्लिन रहेगा, कोई छुट्टी नहीं कर सकता, छुट्टी करोगे तो 500 रुपए का फाइन लगेगा, क्लास में बैठ के कोई बोलेगा नहीं। जिसको प्रॉब्लम पूछनी है, प्रॉब्लम बिना पूछे नहीं रह सकते, आपको पूछना ही पड़ेगा, लेकिन खड़े होकर पूछना, बैठे बैठे नहीं पूछेंगे। अगर छुट्टी करनी है तो पेरेंट्स के पास भी कोई राइट नहीं है, पहले उनको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब बच्चे को छुट्टी देंगे, लेकिन उसके भी फाइन लगेगा। सो दैट सीरियसली रह के काम करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हमने ओवर द पीरियड ऑफ अबाउट 30 ईयर्स करीब 20,000 बच्चे पढ़ाए हमने। तो सर आपका तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन कोई बच्चा एब्सेंट हो, मुझे नहीं लगता। एब्सेंट तो होने देते ही नहीं थे ना बेटे, मैंने एब्सेंट तो होने दिया ही नहीं, क्योंकि एब्सेंट मुझे लगता है मेडिकल में ही बच्चे आते होंगे। मेडिकल के भी आते थे, लेकिन मैं मेडिकल तो कम पढ़ाता था। नहीं मतलब वैसे दूसरा वाला मेडिकल सर, अगर कोई बीमार हो या कुछ, उसमें भी मुझे मेडिकल मेरा कहने का रूल था ये, जैसे एक बच्चे को चोट लगी, नाक पे चोट लग गई एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज, तो उसके फादर ने बोला कि जो उसके नाक पे पट्टी लगी हुई है तो वो तो हॉस्पिटल में या घर में पट्टी लगी है। मैं क्या, पट्टी नाक पे लगी है ना, दिमाग पे थोड़ी लगी है, तो गाड़ी में लेके आइए, क्लास अटेंड करने दीजिए, वापस ले जाइए उसको। मैं उससे तो कुश्ती थोड़ी करवा रहा हूँ, है ना। जब तक ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि जी मामा की शादी है, कि जी भतीजे की शादी है, बच्चे को शादी में जाने का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। बच्चे के, अगर आपके भाई या बहन की शादी है तो आप जाइए, वैसे तो आपको भी नहीं जाना चाहिए। जब 2 साल की तपस्या है तो 2 साल की तपस्या है ना ये। आप रिजल्ट चाहते हो और मस्ती बंद नहीं करना चाहते तो कैसे चलेगा। घर का टीवी हटा दीजिए, 2 साल केबल नहीं चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है। 2 साल शादी में नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। 2 साल अगर आपके घर में गेस्ट नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आपके लिए गेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे की सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई मिलिट्री वाला डिसिप्लिन है ना ये। और मैंने उनको ये भी बोला कि आपके लिए तो सिर्फ 2 साल की बात है, मेरे पास तो हर साल बच्चे आने, और मैं तो उतने डिसिप्लिन हर साल मेंटेन करता हूँ। तो इसलिए जब छुट्टी इंस्टीट्यूट की होगी आप उसी टाइम अपनी छुट्टी कर सकते हैं, वरना आप छुट्टी नहीं करेंगे। इसलिए 2 साल की तपस्या है तो 2 साल की तपस्या है। इसलिए कोई तरह का मेडिकल अलाउड नहीं है। बुखार है तो गोली खा के आइए, क्लास में बैठिए, क्लास लेके चले जाइए, राइट। बुखार, सर दर्द हो रहा है, गोली खाइए, आइए, क्लास के बाद वापस जाइए। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि दिल्ली में क्लास चल रही थी हमारी और दिल्ली में ही बम फट गया, जीके में बम फटा। अब
खबर फैल गई जी बम फट गया फलानी जगह और फलाना ये हो गया। तो दूसरे लोगों ने बोला कि जी बच्चों को छुट्टी कर दो ना। आई सेड नो, क्योंकि अभी देखो खबर फैलेगी पूरे शहर में कि बम फट गया तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता होगी। तो मेरे से फोन करके पूछेंगे जी बच्चा, उन दिनों मोबाइल फोन नहीं चलते थे। तो मैं क्या उनके पास क्या साधन है, यही तो पूछेंगे ना, इंस्टीट्यूट में फोन करके पूछेंगे जी हमारा बच्चा कहाँ है। तो जब मैं उनको बोलूंगा जी बच्चा हमारे पास है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो बोले जी अगर कर्फ्यू लग गया क्या हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, घर में है ना, यहाँ पे सब यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे सोएंगे, यहीं पे, लेकिन किसी बच्चे को भी बाहर नहीं दूंगा मैं जी, क्योंकि जब बच्चा मेरे पास तो मेरा बच्चा है ना, मैं अपने बच्चे को बाहर जाने दूंगा क्या? नहीं जाने दूंगा। बाहर बम फट गया और मैं उसको बाहर जाने दूंगा हफड़ा दफड़ी में? जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे, पेरेंट्स खुद लेके जाएंगे बच्चे को, मैं नहीं जाने दूंगा ऐसे। जी। तो डिसिप्लिन और बच्चे के साथ अपनापन जो है वो सबसे, देखिए मैंने ना एक प्रिंसिपल है, डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। जो बच्चा ले लिया वो मेरा बच्चा है, उसको पढ़ाना, उसका रिजल्ट लेके आना, उसकी प्रॉब्लम दूर करना, वो मेरी ड्यूटी है। बच्चे को सिर्फ ड्यूटी इतनी है कि काम करो और दिन में 100 क्वेश्चन सोल्व करो, और जो नहीं आता वो मेरे से पूछिए। मेरी ड्यूटी आपके सारे डाउट एंड डिफिकल्टी रिमूव करना, और आपकी प्रॉब्लम है, आपका ड्यूटी है तो वर्क इट आउट। 28 साल चलाया हमने ये। 2018 तक आते थे, ऐसे मैंने बताया कि काफी खराब हो गई थी, और इन द मीन टाइम मेरी सर्जरी हो गई थी, 2008 में हुई थी। फिर हमने मैथ्स के टीचर और रख लिए थे, बट देन बच्चों ने बोला कि जी मैं तो चला, छोटे वाला भी इंजीनियर बन गया था 2017 में, बड़े वाला तो यूएसए चला गया था, उसने एमबीए कर ली थी। तो उन्होंने बोला कि पापा अब तो 60 साल के हो गए हैं और हमने तो कोचिंग सेंटर में नहीं आना है, हम तो नहीं चलाएंगे, या तो यानी कि हमें उनको चलाना होता तो फिर मैं करता, उनके लिए कंटिन्यू करता। तो वो अपना करना चाहते थे, पढ़ लिख के बाहर चले गए, दैट्स इट। देन आई थॉट के ठीक है, उस जगह को हमने निकाल दिया, और घर में मेरे पास बहुत जगह है बैठने के लिए। अभी भी देखिए जिस जगह में मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ ऑफिस है, हालांकि मेरे को इतनी जगह की जरूरत नहीं, आई कैन डू ओनली इन वन रूम, लेकिन लोअर ग्राउंड है, करीब 1700 स्क्वायर फीट का एरिया है। अगर मैं चाहूँ, मैं तो बल्कि सोच रहा हूँ कि जो बच्चे ब्लाइंड बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, हम यहाँ पे छोटा सा अपने हॉस्टल बना लेते हैं, लॉजिंग बोर्डिंग, 6-8 बच्चे हम रख सकते हैं, और उनको यहीं रखो, यहीं पढ़ाओ, राइट, सिर्फ ब्लाइंड बच्चों को, और यहीं पे खाना खिलाओ, यहीं पढ़ाओ, और यहीं से उनकी तैयारी करवाओ। बहुत अच्छा। और दिल्ली के किसी स्कूल में एडमिशन करा दो उनकी, है ना। और जो बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे सीए बनना चाहते हैं, मेरा प्रिंसिपल है कि छोटा सोचना नहीं है, सिर्फ म्यूजिक और हिस्ट्री से काम नहीं चलेगा। आई वुड मेक देम गो अहेड सो दैट, और मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बंदा विजुअली इम्पेयर्ड अगर पार्शली भी है तो उसको व्हाइट केन लेके चलना है सड़क पे। उसका रीजन है, हम कहते हैं कि 1% बच्चे ब्लाइंड हैं, 1% लोग ब्लाइंड, लेकिन जब वो सड़क पे निकलते हैं, आपको तो चलो आपको में नजर नहीं आता, बट मेरे को तो जिंदगी भर नजर आया है। मैंने तो सड़क पे इंडिया में तो कभी किसी ब्लाइंड बच्चे को सड़क पे चलते देखा नहीं, जबकि इंग्लैंड में जब हम ऑक्सफोर्ड में थे, वहाँ पे तो लोग निकलते थे सड़क पे, इतने अच्छे सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां केन लेके मार्केटिंग करने भी जाते थे, शॉपिंग करने भी जाते थे, सड़क पे अपनी केन लेके चलते थे। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? ये तो मैं 35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 35 से ज्यादा पुरानी बात हो गई, क्योंकि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, हमें अपने राइट्स चाहिए। तो बहुत बढ़िया चीजें सर ने बताई, और जिस तरीके से सर आपने इंस्टीट्यूट शुरू किया, तो निश्चित रूप से लाभ भी बहुत सारे बच्चों को हुआ होगा। तो कभी कुछ ऐसे मतलब पेरेंट्स को होता ही है कि भाई खुशी होती है रिजल्ट देख करके, तो वो कुछ ना कुछ और मतलब एज अ मतलब खुशी के मौके पे कुछ गिफ्ट कह लीजिए, या कुछ आते हैं जैसे अप्रिसिएशन देने के लिए, तो ऐसे भी आए होंगे आपके पास तो बहुत से। बिल्कुल आते थे, बिल्कुल आते थे, क्योंकि जो भी बच्चे की सिलेक्शन होती थी, मिठाई का डब्बा तो उनको लाना ही है ना। जी है ना। तो सब लोग मिलके हम पार्टी करते थे। फिर जब हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता था, उस दिन सब पेरेंट्स को भी बुलाते थे। जब आईआईटी जेईई का और जेईई मेंस का सर उसमें भी आना कंपलसरी होता था क्या पेरेंट्स का, या उसमें भी कोई फाइन वाइन का रूल तो नहीं था? नहीं, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो सब भाग के आएंगे ना, क्योंकि सर ने सबको 1,000 रुपए का कैलकुलेट करते थे भाई, है ना। और पार्टी भी होगी, क्यों नहीं आएंगे वो। फिर सर के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा, प्राइज लेते हुए फोटो भी तो खिंचवानी है सर से। तो क्यों नहीं आएंगे, मेरे को बताइए। वो तो एक बार ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड के भाई हम इतनी मेहनत करें कि हमें सर के साथ प्राइज लेते हुए फोटो खींचने को मिले।
जी, है ना जी। यानी हर एक बच्चे, देखिए प्यार सबसे बड़ी बात है, प्यार हर एक बच्चे की तो छोड़िए, उनके पेरेंट्स की आवाज में टेलीफोन पे पहचानता था। ये नहीं कि पेरेंट्स आए हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि जी मैं उसका फादर हूँ, इसके फादर या इसकी मदर बोल रहे हैं जी। क्योंकि देखिए ये पर्सनल टच जो है ना, यही सिलेक्शन लेके आता है। हाँ, अभी भी एक लड़का मेरे पास पढ़ने आ रहा है जिसने विद्या मंदिर क्लास में 2 साल पढ़ाई करी, जी। वो साइटेड बच्चा है, जी। लेकिन उन्होंने कभी चिंता नहीं करी विद्या मंदिर वालों ने। जी। लेकिन मेरे पास आया था अभी उस दिन, थोड़ा उदास था, ये था जी ऐसा हो गया। मैंने कहा उदास उदास होने की जरूरत नहीं, मेहनत करो, थप्पड़ खाओ पहले तो। जी। थप्पड़ लगा दिया उसके, जी। रोया। मैं कहा रो ले, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, बाद में रोने से अच्छा ना अभी रो लो। हाँ, हाँ। जिंदगी में रोना तो पड़ेगा। देखो जी। अगर कुछ बन जाओगे तो बाद में नहीं रोना पड़ेगा, जी। अगर नहीं बनोगे तो बाद में रोओगे। जी। तो थप्पड़ लगा के अभी रुला देता हूँ ना, है ना, क्योंकि अभी रुमाल तो मिल जाएगा पहुंचने के लिए, बाद में कोई देने वाला नहीं रुमाल। जी। जी। इसलिए भाई जिंदगी में परेशानी तो आनी ही आनी है। ऐसा सिर्फ एक ही है जिसको परेशानी नहीं होती, और वो है डेड बॉडी। जी। अभी मर जाता है ना, मरे हुए को आग लगा दो तो वो च्यू नहीं करता, लेकिन जो जिंदा है उसकी अगर कैंडल की बत्ती से भी ना उसमें, या फिर वो जो तिल्ली होती है, तिल्ली की बच्ची बुझी भी जो होती है, अगर वो भी टच कर जाए ना तो चीख निकल जाती है। जी दोस्तों, मैं ये बात बहुत कम बोला करता हूँ, इस शो के अलावा भी और जगह भी मैं इस बात को बहुत कम बोलता हूँ, जो कि आज बोलना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सर इसमें बता रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप सभी को सुनने की जरूरत है। और मैं अगर ये मानता हूँ कि आप अगर इसका कोई भी पॉइंट छोड़ते हैं तो यानी आप अपने जीवन के लिए एक अच्छा मोटिवेशन छोड़ते हैं, क्योंकि हर जगह हर बात के अंदर जिस तरीके से सर अपनी इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसमें एक एक चीज बता रहे हैं लाइफ के बारे में, अपने बारे में, डेली जो मतलब अपना जो जीवन है उसके बारे में है, पेरेंट्स के बारे में, बच्चों के बारे में, इतनी सब चीजें सर बता रहे हैं, वो अगर हमसे छूट गई तो हम शायद आगे जाकर उसको ना इम्प्लीमेंट कर पाए और वो हमारे लिए अच्छा ना हो। बहरहाल आगे सर चलना चाहेंगे तो डेली रूटीन में भी अब तो आपका साइंस ही होगा, बस पूरे दिन पढ़ाना। हाँ, मैं ही कह रहा था कि मेरे को ना चीजों का शौक बहुत है, लेकिन मेरे को ना चीजें सिर्फ, मैं क्योंकि टेक्निकल हूँ, मेरे को ना ये जो टेक्निकल चीजें होती हैं जैसे उनका बहुत शौक है। जैसे अभी मैं बाहर से ऑक्सफोर्ड से एक चश्मा भी लेके आया था। अब वो ये चश्मा बोस का है, मतलब बोस तो इज नोन फॉर म्यूजिक, तो मतलब आपका जो गोगल्स होते हैं गोगल्स है, लेकिन चश्मे की जो दोनों डंडियां जो हमारे कान पे जाती हैं उसी के अंदर, उसके अंदर स्पीकर लगे हुए हैं। तो और वही आपका मतलब इट विल एक्ट एज योर हेडफोन एज वेल एज योर गूगल्स। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आपने ब्लूटूथ से उस चश्मे को अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, तो जो भी फोन आएगा आप सीधे से चश्मे पे अटेंड कर लोगे, उसको क्या जरूरत ही नहीं है। क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को चश्मा लगाना, चश्मा ब्लैक चश्मा तो हम लगाते ही हैं जब बाहर जाते हैं, और साथ में हेडफोन भी लगा लेते हैं कि जी कुछ बात करनी है तो वो थोड़ा ना गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर आपके कान के पास स्पीकर है, कान के अंदर कुछ नहीं है, तो आपको बाहर की आवाज भी सुनाई देती रहेगी, और जो फोन आ गया कुछ आ गया वो भी आप अटेंड कर सकते हो। या अगर आपने जीपीएस लगा रखा है आपको देखने की रास्ता है, तो आपको जीपीएस भी बताता रहेगा कि अब ना 100 मीटर के बाद लेफ्ट टर्न लीजिए, फलाना लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन आपके कान एनवायरमेंट के लिए भी खुले हैं। तो मेरा जो प्रिंसिपल है ना, मैं जो भी चीज लेके आता हूँ मैं उसको खोल देता हूँ, खोल के देखता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे आप सोचिए कि मेरे जो घर में पंखे लगे हुए हैं उन सबके वॉल बेयरिंग मैंने चेंज किए हुए हैं खुद से। अब क्योंकि मेरे को वॉल बेयरिंग्स की आदत थी, तो मेरे को बस तो पक्के वॉल बेयरिंग पड़े हुए थे। जब मैं आया ऑक्सफोर्ड से लौट के, तो सबसे नहीं, यहाँ से जब मैं यूएसए से आया, सबसे पहले मैंने क्या किया कि लकड़ी का मार्शमैलो टिप बनाया, उसके अंदर पंखे का अपना वो वॉल बेयरिंग फिट कर दिया। राइट, थोड़ा हैवी था, ऑब्वियसली हैवी तो हो गई जब लकड़ी का बनाया है। फिर उसको हमने क्या किया, लकड़ी का हटा के उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कैप लगा दी। वॉल बेयरिंग वही रहा बट कैप लगा दी। और फिर हमने उसके 10 पीस बनाए, 5 पीस हम सक्षम वालों को देके आए। फिर वहां से उनकी फीडबैक ली कि इसमें क्या, बोले जी हैवी है। फिर लगा कि हैवी है तो मार्श इसके अंदर जो वॉल बेयरिंग है वो बड़ा है, अगर उसको छोटा किया जाए तभी वजन कम हो सकता है। तो फिर वहाँ जाके बाजार में जाके छोटे साइज के वॉल बेयरिंग ढूंढे। राइट, फिर देखा कि उसमें क्या क्या क्वालिटी, मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है। वो तो सर एक चीज को बनाने के लिए जायज है ना, इतना सारा। तो मेरा पैशन जो है ना, मेरा पैशन टेक्निकल ही है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाना। राइट, पूरे का पूरा जैसे कोडिंग करनी है। अब जैसे मैं पैसन एनसीईआरटी का ठीक कर भी लिया, अगर मैंने वर्ड में जाके उसको ठीक करता हूँ पहले, फिर उसको पूरे को HTML में लेके आता हूँ नोटपैड में, फिर वहाँ पे उसकी HTML की कोडिंग पूरी खुद करता हूँ। अब सोचिए कि मैथ्स की जो इक्वेशन है 9th 10th की 11th 12th की, अब वो अगर वैसे लिखोगे तो कैसे चलेगा। जनरली तो लोग लिख देते हैं कि जी a² के लिए a कैरेट 2 + b कैरेट 2,
लेकिन अब अगर नॉर्मल साइटेड, वो कहते हैं कि अगर पार्शियल साइटेड बच्चा देखेगा तो उसको तो इक्वेशन जैसी इक्वेशन लगेगी ही नहीं। तो अगर 50% पार्शियली साइटेड है बच्चा तो उसको मैग्नीफाई करके देख सकता है, तो उसको इक्वेशन जैसी नजर आनी चाहिए कि a⁻² + b⁻² इज इक्वल टू वट जो भी आना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए मेरे को उसको क्या करता हूँ, मैं मैथ टाइप में टाइप करता हूँ। आपका जो होता है ये लेटेक्स होता है, लेटेक्स में मैथ टाइप होता है, उसमें जाके उसको टाइप कोडिंग करता हूँ। और कोडिंग करने के बाद जब यहाँ पे आ जाता है HTML में, तो इसको फिर जब उसकी साउंड है, जो आवाज है, वो आती है हमारे पास मैथ जैक्स में से। तो मैथ जैक्स को पूरा पड़ेगा a² + b² इज इक्वल टू वट एवर, या a+b का होल स्क्वायर, या लिमिट्स हैं, या कंटिन्यूटी, जो भी है, इट विल रीड द वे। तो उसके लिए जान निकलती है पूरी टाइप करने में। लेकिन जब काम ही यही करना है तो फिर यही काम करना है मेरे को ना। आई बिलीव सिंगिंग, मैंने आपको पहले बताया, और फिर यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ कि हमारी इस कैटेगरी के लिए और क्या क्या बन रहा है। या जैसे अभी मैं सुबह देख रहा था कि व्हाइट केन को हम और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो लेट ब्लाइंड हूँ, तो मेरे को तो अभी व्हाइट केन के साथ मोबिलिटी भी नहीं आती, तो मैं उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को ब्रेन नहीं आती थी, ब्रेन सीखी है मैंने अभी। सर थोड़ा सा अब हम, क्योंकि आपने बताया आप लेट ब्लाइंड हैं, थोड़ा हम चीजों पे बात कर लेंगे। रेडियो की लाइन में जब से आया हूँ मैं पिछले 1.5 साल से, तो हम तो इंटरव्यूज वगैरह करते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं। तो उसके दौरान ये सामने आया मेरे कि लेट ब्लाइंड लोगों को ना प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं कंपेयर टू बाय बर्थ जो VI लोग होते हैं, है ना। जो लोग लेट VI हुए होते हैं उनको प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। थोड़ा सा मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि आप किस एज में आकर के आपने अपनी दृष्टि खोई और फिर आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, दृष्टि खोने का गौरव बात यह है कि जैसे मैं जब IT में आया था, IIT दिल्ली में आया तो मेरे को तब से ही किताबें पढ़ने में परेशानी होती थी। मेरे को चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रिंटेड बुक को पढ़ने में परेशानी होती थी, क्योंकि या फिर बोर्ड में टीचर ने क्या लिखा वो नजर नहीं आता था मेरे को। तो उसके लिए मैं क्या करता था, क्लास में कभी भी मैंने बोर्ड से देखे कुछ लिखा नहीं, क्योंकि दिखा ही नहीं तो मैं लिखूंगा कैसे। लेकिन अपने आप को इतना एक्टिवेटेड रखता था कि क्लास में टीचर ने अगर बोला कि गाजर मूली शलजम, तो मेरे को मालूम है कि टीचर ने गाजर मूली शलजम बोला, इसके आगे टमाटर नहीं बोला है। मतलब जो टीचर ने एक बार बोल दिया ना, मेरे दिमाग में वो घुस गया। और जो नहीं समझ में आया टीचर को वही के वही पूछ लेता था, क्योंकि घर में जाके किताब पढ़ना इतना नॉट सो इजी। जो टीचर पढ़ा रहा है भाई उसको ढंग से सुनो ना पहले। तो मैं हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठता था। अच्छा, फिर अगर किताब भी पढ़नी है तो मेरे किताब लाइब्रेरी से इश्यू करवाओ। उन दिनों में ये जीरोक्स वाला जो आजकल फोटोस्टेट चलता है, ये नहीं चलता था तब, वो दूसरा वाला चलता बड़ी मशीन में, जिसमें वो आपने नहीं देखी होगी वो। तो उसमें जाके मैग्नीफाई करा के लाता था, फिर टेबल लैंप लगा के उसको पढ़ता था। परेशानियां तो बहुत सारी थी, लेकिन अच्छा फिर IT भी छोड़नी पड़ी मेरे को, IT का मतलब जॉब भी छोड़नी पड़ी इसकी वजह से। लेकिन सपना तो वही था कि IT में, मेरा सपना तो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल मेरा जो सपना था वो ये था कि मेरे को इतना काम करना है कि मेरे को नोबेल प्राइज मिले। मैं छोटे मोटे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, पहले भी नहीं करता था, क्योंकि मेरा एक सोच थी कि जब आया हूँ दुनिया में तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के लिए छोड़ के जाऊँ। बाकी आगे खाया पिया मर गए वो तो सभी करते हैं, वो तो लाखों क्या करोड़ों क्या अरबों लोग हैं ऐसे। लेकिन ऐसा होना चाहिए जो दुनिया से डिफरेंट हो। थोड़ा सा आपके अवार्ड्स की भी अब हम बात कर लेते हैं। इतना सब आपने काम किया, तो आपको अभी तक क्या क्या पुरस्कार कहाँ से? मैं आपको जो पुरस्कार की बात करें, सबसे पहले तो मेरे को MTech अभी स्कॉलरशिप मिला था पूरे का पूरा। उन दिनों तो स्कॉलरशिप कम होते थे। इवन MSc के ड्यूरिंग में मेरे को स्कॉलरशिप मिला, क्योंकि मेरे जो घर की हालत थी, मैं जिस घर से आया हूँ, वी वर नॉट वेरी रिच, क्या हमारा आई बिलोंग टू पुअर फैमिली। जबकि BSc के बाद मेरे को तो पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि फादर ने बोला कि बेटे इतना नहीं हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो रिटर्न टेस्ट क्लियर करके मैंने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ज्वाइन कर लिया था, राइट। लेकिन MSc भी बैंक में रहते रहते MSc पूरी करी, उसका भी स्कॉलरशिप मिलता था मेरे को। फिर IIT में आया तो मेरे को 600 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप मिला। और फिर आई वॉज अवार्डेड यंग फिजिसिस्ट अवार्ड फ्रॉम इंडियन फिजिकल सोसाइटी कैलकाटा से, राइट। उसके बाद फिर मेरे को जो जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप मिला फॉर स्टडी अब्रोड। तो वो स्कॉलरशिप था जिसमें कि $7,000 का स्कॉलरशिप था, और जाने आने का पूरा किराया ऑक्सफोर्ड में स्टडी करने के लिए। तो इतना तो सब कुछ इतना तो अवेल किया ही, क्योंकि जिंदगी भर पूरी पढ़ाई मैंने स्कॉलरशिप पे ही करी है, क्योंकि अपने पास तो पैसे नहीं थे इतने। और उसमें से ये भी होता था कि स्कॉलरशिप जो मिल रहा है उसमें से भी बचाओ, क्योंकि कल को अगर जॉब नहीं मिली, कुछ हो गया या प्रॉब्लम आई, तो देन यू शुड बी एबल टू सर्वाइव। थोड़ा तो होना चाहिए ना आपके पास। सर आपने
ज्यादातर तो पढ़ाई विदेशों में ही की? नहीं, मैंने एमटेक और पीएचडी तक तो नहीं, ज्यादा विदेशों में तो सिर्फ 1 साल मैंने ऑक्सफोर्ड से किया। हाँ। ज्यादा पढ़ाई मेरी इंडिया की है। हाँ, तो मैं ये सवाल रखना चाहूंगा कि जहाँ भी जैसे आप गए तो आप स्टडी वीजे से गए होंगे। हाँ जी। तो उसमें वीआई लोगों के लिए क्या क्या प्रावधान होते हैं? देखिए, उन दिनों में जब मैं गया था तब उतना नहीं था। इनफैक्ट हमें ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गया था, मेरी जो लेबोरेटरी थी उसको क्लैरेंडन लैब बोलते हैं, तो उसका जो हेड था, कैन यू इमेजिन, वो खुद भी हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट जी, वो खुद भी वीआई थे। जी। फिर तो आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं होगी। वो खुद ही वीआई थे और वो कैसे यूज करते थे उन दिनों में, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चलता था जी। मतलब आपके टेबल पे किताब रख दी, उसके पीछे आपका एक कैमरा लगा हुआ है जी, और उसके जस्ट ऊपर आपका एक 15 इंच का मॉनिटर लगा हुआ है जी। तो कैमरा आपके किताब की फोटो खींचेगा, वो एक ट्रे पे लगा रहता था जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव करती थी जी। तो फोकस कर लिया और आपने लेफ्ट राइट मूव करते जाओगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर वो आता रहेगा लिखा हुआ। अब जैसे उनको कोई कागज भी साइन करना है तो पेपर, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पेपर तो साइन करने ही पड़ेंगे जी। अब किसी के कहने पे कोई चेक साइन कर देंगे या पेपर साइन कर देंगे तो ऐसे कैसे होगा जी। तो उनको पढ़ना तो पड़ेगा ना पहले जी। तो उसके लिए वो अपने कैमरा के नीचे रखते थे, वो मैग्नीफाई होकर यहाँ आ जाता तो पूरा पढ़ लेते थे जी, और वो साइन कर देते थे। देखिए, हमारे देश में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लोग मतलब आम जनता को तो छोड़िए, इवन पेरेंट्स को भी, अगर बच्चा ब्लाइंड है या बच्चा विजुअली ब्लाइंड ही मान के चलिए, अगर बच्चा ब्लाइंड पैदा हो गया वो किसी को बताएंगे भी नहीं कि मेरा बच्चा ब्लाइंड है राइट। क्योंकि आई फील डिग्निफाइड व्हेन आई से, क्योंकि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो उसको एक कर्ज क्यों मानना चाहिए, उसको एक ब्लेसिंग में तो मानी जा सकता है ना जी। भगवान ने जो मेरे को दिया है, भगवान ने मेरे को हाथ दिए, तो क्या ये ब्लेसिंग है कि कर्ज है? ब्लेसिंग ही है एक तरीके से। इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं भाई, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जी। और प्रसाद में अगर मेरे को ये भी मिला है तो ये तो अच्छे के लिए मिला ना, कि मैं इस कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ जी। तो अगर मैं ये नहीं होता तो मैं ये कम्युनिटी के लिए काम क्यों कर रहा होता, है ना। तो मैं हर एक चीज को आई टेक इट एज ए ब्लेसिंग एक्चुअली। जब तक हम इसे कर्ज मानते रहेंगे तब तक हम अपने आप को परेशान करते रहेंगे। जिस दिन मैं इसको ब्लेसिंग मानना शुरू कर दूंगा राइट। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी क्योंकि जब मार्शमेलो की बात चल रही थी तो राजस्थान से एक बंदे से बात हुई राइट। अभी वो वाइस प्रिंसिपल है किसी स्कूल में। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे हुआ, बोले जब मैं 20 साल का था तो मैंने 12th पास करी भी थी, मेरे को नाम नहीं याद, मैं नाम बता भी नहीं रहा हूँ, वैसे मैंने नाम याद भी नहीं है। तो बोले फिर मैंने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, फिर मैंने टायरों के साइकिल ठीक रिपेयर करने का काम करना शुरू कर दिया राइट। अब साइकिल का काम कर रहा था, एक दिन क्या हुआ, साइकिल को पंक्चर लगाया, उसका हवा भरी तो वो फट गया, और फटा तो जो हवा निकली वो पूरी मेरे नाक के अंदर घुसी, और उसके बाद वो पूरी हवा आंखों में से निकल के बाहर आई, जिससे मेरे आंखों के दोनों पर्दे डिटैच हो गए, और पर्दे डिटैच हो गए एंड आई वेंट ब्लाइंड जी। अब 7 साल तक मेरे पेरेंट्स ने चिंता नहीं करी। फिर मेरे को एक बंदा मिला, उसने बोला कि तुम पढ़ो, पढ़ाई करके आगे बढ़ोगे। उसके बाद उसने बीए करी, बीएड करी, अब वो डबल एमए है, हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल साइंस जी। हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में और हिंदी में जी राइट। एंड ही इज नाउ द वाइस प्रिंसिपल। तो जो उनको एक्सीडेंट हुआ क्या उससे बेटर हुआ कि परेशानी हुई? कहीं ना कहीं से आगे जाके बेटर ही हुआ, है ना, बेटर हो गया ना इवेंचुअली। तो नहीं तो वो टायर पंक्चर ही लगा रहे होते, है ना। अगर मैंने आई सेट मेरी खराब नहीं होती तो मैं बैंक में मैनेजर ही बना होता, लेकिन मेरी आई सेट अच्छी नहीं तो मैंने बाहर छोड़ के पढ़ाई करी और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तो इससे ब्लेसिंग, आप हर चीज को ना बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए, लोग तो बुरा कहते हैं, लोगों को कहने दीजिए, बट मैं अपने आप को तो एक्सेप्ट करूँ ना पहले जी। मैं सब लोगों से यही कहता हूँ कि मैं जो भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि दुनिया मेरे को एक्सेप्ट करे। मान लीजिए मैं लोगों को कहता हूँ कि कुछ लोग बच्चों को, लोग पेरेंट्स कहते रहे तुम तो गधे हो, तुम तो गधे हो, तुम्हारा कुछ भी पढ़ाई में नहीं हो सकता जी जी। ऐसे लोग कहते हैं। तुम क्या मानते हो कि तुम गधे हो कि तुम घोड़े हो, है ना। तुम तुम अपने आप को क्या समझते हो? बोले जी घर वाले। मैं घर वालों को छोड़िए, तुम क्या समझते हो? बोले जी आई एम वेरी इंटेलिजेंट। मैं क्या ओके फाइन, यू एग्री? बोले जी हाँ। तो मैं जोर से बोला कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा, आर यू हार्ड वर्किंग? बोले जी नहीं। मैं भाई हार्ड वर्किंग शुरू कर दो। तो पहले तो अपने आप को खुद को मनाना है। अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं तो मेरे को दूसरा कैसे एक्सेप्ट करेगा जी। एम आई राइट और नॉट राइट? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और बहुत अच्छी बातचीत आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा आपने इतनी। मेरे को
कोई बंदा कह दे दीजिए, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अगर हाथी चल रहा है, मैं हाथी हूँ और सड़क पे चल रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंकने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। और अगर मैं सड़क पे चलने वाले हर एक कुत्ते की चिंता करूंगा तो हाथी अपना सफर कैसे तय करता, मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। मैं मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकता। तो मेरे को अगर मंजिल पे पहुंचना है, मुझे मालूम है कि मेरे क्या गुड पॉइंट्स हैं, मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं। तो जो इसको बोलते हैं स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है, और कहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कहाँ पे मेरे को थ्रेट्स मिलती हैं। अगर मैं स्वॉट एनालिसिस कर लूँ अपना, देन आई कैन डू वंडर्स। दुनिया में मेरे को काम करने से कौन रोक सकता है, मेरे को बताइए। कोई भी नहीं रोक सकता सर। कोई रोकेगा तो सिर्फ मैं खुद को रोक सकता हूँ। मैं ही खुद को रोक सकता हूँ कि जी मेरा तो, जैसे आप कह रहे थे लेट ब्लाइंड वाले, अब लेट ब्लाइंड वाले जो लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने ना हमेशा आंखों से काम किया है। तो जब वो आंखों पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब किसी चीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए दुनिया में जिसने जो चीज, जैसे आप कह रहे हैं जो शुरू से वीआई होते हैं, क्योंकि उन्होंने आंखों को यूज नहीं किया, उनको मालूम नहीं कैसे क्या होने वाला था। तो दे आर रेडी, दे आर प्रिपेयर्ड एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग दैट। लेकिन जो साइटेड है उसने इतना अच्छा आंखों को यूज किया है, उसको सब कुछ दुनिया का नजर आता था और उसको एकदम से खत्म हो गया या वट तो उसको झटका तो लगेगा ही लगेगा। अगर मैं करोड़पति हूँ और मेरे 99 लाख रुपए का लॉस हो जाए, 1 लाख ही बच जाए, दुख नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर मेरे पास है ही नहीं, 4 रुपए थे और मेरे को लाख रुपए मिल जाए तो मैं खुश होगा। दोनों के पास अब लाख रुपए ही है, लेकिन 1 लाख रुपए के साथ दुखी है और 1 लाख रुपए के साथ सुखी खुश है। तो ये एक्सपेक्टेशंस की बात है, ये नहीं कि लाख रुपए, और जो लाख रुपए करने वाले हैं वो तो दोनों के लिए सेविंग करेंगे, लेकिन एक ने लूज किया और एक ने गेन किया है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ दिया है भगवान ने, जो कुछ भी दिया है और जब दिया है उसको तभी आपको एज सच एक्सेप्ट करना है और उसका मैक्सिमम यूज करके आगे बढ़ना है। जी सर, बहुत अच्छी बातचीत हमारी आज की रही, बहुत सारी चीजों पर हमने डिस्कशन किया, काफी हम जो है बाहर भी अपने टॉपिक से गए, लेकिन अच्छी चीजों को डिस्कस करते हुए हम वापस आए और बहुत सी चीजों को हमने डिस्कस किया। लास्ट में सर, जाते जाते बहुत शॉर्ट में आप क्या मैसेज अपने सभी श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात अगेन दोबारा से वही करने वाला हूँ, सबसे पहले तो विश्वास अपने आप पे, बिलीव इन योर सेल्फ। यू आर द, आप दुनिया की सबसे नायाब चीज है एंड यू कैन डू वंडर्स। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने कोई कमी देके भेजी है। सब, हर एक को, सबको सब चीज भगवान कभी नहीं देता। किसी को किसी चीज की कमी है, किसी को किसी चीज की कमी है। उस कमी को एक तरफ रख के नौ यू सी की जो है उसको हम कैसे यूज करें। जो नहीं है, जिसके पास पाँव नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास हाथ नहीं वो भी परेशान है। मेरे पास आंख नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी सब तो है ना मेरे पास। एंड देन एट द सेम टाइम हमारी जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनकी ना कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई होती है। दैट इज व्हाई आई से वी कैन डू वंडर्स। हमारे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आप कहो तो मैं बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूँ। तो वी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, एक चीज पे ध्यान लगाइए और जो आपने अपना एम बनाया है उसकी तरफ काम कीजिए एंड यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, राइट। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ के जो है उसको यूज करना सीखिए बस, एंड द गॉड विल ऑलवेज हेल्प अस। जी, तो बहुत अच्छा मैसेज सर आपने सभी श्रोताओं को दिया और उम्मीद करता हूँ अगर ये लोग इस मैसेज पर अमल करेंगे तो काफी अच्छा। हाँ, अब जाते जाते एक चीज बानी रह गई कि अगर उनको मार्शमैलो टिप चाहिए या केन चाहिए तो दे कैन ऑलवेज टॉक टू मी। मेरा नंबर है 9810842754। सर एक बार इसका रेट भी बता दीजिए। रेट देखिए, जो मार्शमैलो टिप है वो उसको हम 500 रुपए में देते हैं जी, राइट। लेकिन क्योंकि पहली बार आप केन में लगा नहीं पाएंगे तो हम क्या करते हैं कि सक्षम से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से ये केन लेते हैं। उसके अंदर हम नीचे जो है आपका जो टिप है उसको निकाल के एक नया हुक बनाते हैं, उसके पीछे स्टॉपर लगाते हैं और उस हुक में अपना जो नया व्हाइट पेंसिल टिप है वो लगा देते हैं। और उसके बाद फिर जब आपको हम भेजते हैं तो ये वाली नई केन विद न्यू टिप और साथ में मार्शमैलो टिप, सो दैट उसको आराम से चेंज कर सके। लेकिन अगर मैं उसको वो सिर्फ टिप भेज दूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसको यूज कैसे लगाएं, कैसे निकालें। तो टू अवॉइड दैट हम 300 रुपए में फिर ये केन बना के भेजते हैं और साथ में एक
100 का इसमें वो कोरियर चार्ज हो जाता है। तो पूरी केन जो है 900 रुपए की बनती है। उसमें लड़कियों के लिए 110 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वाली भी है जो कि 6 फोल्ड है, राइट। और लड़कों के लिए 110 फोल्ड 5 फोल्ड वाली 110 सेंटीमीटर की भी है। और कुछ लोग जो लंबे होते हैं उनके लिए हम इसी केन में एक एक्स्ट्रा पीस डाल देते हैं जिससे कि वो 130 सेंटीमीटर की हो जाती है। बट देन उसके लिए फिर 100 रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि एक केन में से 3 ही पीस निकलते हैं जिससे हम उसको एक्सटेंड कर सके। क्योंकि मार्केट में जितने भी अवेलेबल हैं वो क्या करते हैं, बस जो उनके पास है वही देते हैं। लेकिन मैं उनके लिए खुद हम चेंज करते हैं सो दैट के मेरे बच्चे को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। तो मतलब ये नहीं कि मैं रेडीमेड चीज अब बेबी उठा के हम उसको खुद अपने आप से मॉडिफाई करते हैं पूरे को, मेक श्योर की चीज एवरीथिंग गोज परफेक्टली ऑल राइट। तो बहुत अच्छी चीज, राइट। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं ले पाते, वो मैं ये भी कहता हूँ कि अगर वो 100-200 रुपए कम भी देते मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। आई एम मोर वरीड। और जो ज्यादा दे सकते हैं, जैसे आज भी एक बंदे ने 900 की जगह 1001 रुपए भेजे। मैं तो कह रहा हूँ कि जो आप भेजते हैं ना वो डोनेशन है एक्चुअली, दैट्स ए डोनेशन टू अदर्स। और जो केन भेज रहे हैं दैट इज ए डोनेशन, दैट इज ए लव एंड अफेक्शन टू द स्टूडेंट्स, टू द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। तो इसलिए जरूरी नहीं कि उतना ही भेजने, राइट। लेकिन एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अपना एड्रेस और पेमेंट करेंगे तो आपके घर में ये स्पीड पोस्ट से पहुंच जाएगी। जी, बहुत अच्छी चीज है सर ये, और बहुत अच्छी पहल है आपकी सभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज आपने इस कार्यक्रम के दौरान बताई। मैं श्रोताओं से लास्ट में, हालांकि ये अनुरोध मुझे शुरू में मैं कह रहा हूँ कि कार्यक्रम देख के डालना चाहिए था कि दोस्तों कार्यक्रम लंबा जरूर रहा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। सर के साथ में बहुत मजा आया बातचीत करके। और सर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल थोड़े ही समय में और छोटे से ही निमंत्रण पर, छोटे से ही अनुरोध पर आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने मुझसे इतनी अच्छी बातचीत की, इतने सारी चीजों के जवाब बहुत कम सवालों के अंदर आपने दे दिए। बहुत अच्छा लगा। फिलहाल दोस्तों अब मुझे यानी आपके दोस्त आरजे गौरव को ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की अनुमति आप सभी से लेनी होगी। फिर मुलाकात होगी मेरी आप सभी से किसी और नए कार्यक्रम में, नई हस्ती के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आपके अपने दोस्त गौरव को ये कार्यक्रम, ये इंटरव्यू यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।